नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी गुजरात से है, गुजरात के सूरत शहर से। और कहानी कोई चंद दिनों या महीनों पुरानी नहीं बल्कि सालों पुरानी है। 23 साल पुरानी, 23 ईयर्स। गुजरात में एक पुलिस स्टेशन है उधना, और इसी उधना पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है शांति नगर। ऐसे इस कहानी के बारे में मैं और बात करूं, इससे पहले आप सबको ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों को सूरत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो कभी गए नहीं हैं, ख़ासकर उनके लिए ये जानकारी अपने आप में एक दिलचस्प होगी। वो ये कि सूरत में आप सबको पता है कपड़ा उद्योग जो है उसका काफ़ी बोलबाला है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ कपड़ों का काम होता है। और एक खूबसूरत बात यह है कि सूरत में ऐसे तो देश भर के लोग जो है वो काम के लिए पहुंचते हैं, कपड़ा उद्योगों से जुड़े हैं, मजदूर के तौर पर, कामगार के तौर पर, टेक्नीशियन के तौर पर। लेकिन ओडिशा की एक बड़ी आबादी सूरत में है और ओडिशा के बहुत सारे नौजवान वहाँ के कपड़ा उद्योगों में रोज़ी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में पहुँचते हैं और काम करते हैं। और ख़ूबसूरत बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सूरत में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ओडिशा के लोग इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आप गुजरात में हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप ओडिशा में हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों की बोली, पहनावा, खान पान, सब कुछ आपको लगेगा जैसे मिनी ओडिशा में आ गए हैं। तो खैर, इस तरह की कई जगह हैं और मैं इसे बार बार खूबसूरत और अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो शांति नगर की ये बात है और उधना पुलिस स्टेशन की, और तारीख है 23 दिसंबर 2001, 23 ऑफ दिसंबर 2001। इस तारीख को यहाँ शांति नगर इलाके में एक बरसाती नाले के पास एक नौजवान की लाश बरामद होती है। जब पुलिस को इस लाश के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, फिर लाश को बरामद करती है और बरामद करने के बाद तफ्तीश शुरू करती है। जल्द ही पुलिस मरने वाले लड़के की पहचान पता करने में कामयाब हो जाती है और ये पता चलता है कि उसका नाम विजय सांचीदास है। विजय सांचीदास वहीं कपड़ा उद्योग से ही जुड़ा हुआ था, वहीं काम करता था, वहीं रहता भी था और अब उसकी हत्या हो गई थी। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के किसी नौजवान की हत्या होती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला एंगल या रुपए पैसों वाला एंगल आमतौर पर नहीं होता है। तो ऐसे केसेस के पीछे आमतौर पर जो आपस की लड़ाई होती है वो लव ओरिएंटेड, रिलेशन ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। तो पुलिस की जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है और विजय के साथ साथ विजय के दोस्तों के बारे में भी पुलिस पता करने लगती है। इसी क्रम में पुलिस को विजय की पहचान तो पता चलती ही है, विजय के कुछ दोस्तों के बारे में भी पता चलता है और ये पता चलता है कि विजय की हत्या के पीछे एक महिला से ऑनगोइंग अफेयर जो है वो जिम्मेदार है। असल में विजय जो है उसी शांति नगर इलाके में एक महिला के घर आता जाता था और उसके साथ विजय के मधुर संबंध थे। उसी महिला के घर एक और लड़का भी आता जाता था जिसका नाम था राकेश, उसके भी उस महिला से मधुर संबंध थे। अब एक महिला से दो लड़कों के मधुर संबंध हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ संबंधों में गड़बड़ तो होनी ही है। तो राकेश जो है वो इस बात से विजय से नाखुश रहता था और वो कई बार विजय को ये चेतावनी दे चुका था कि वो उस महिला के घर न जाया करे। लेकिन विजय पर भी प्यार का भूत सवार था, मिलने मिलाने का भूत सवार था। विजय जो है उसके घर जाता रहता था और उसने कभी राकेश की चेतावनियों को सिंसियरली, सीरियसली नहीं लिया। और इसका जो फॉलआउट है या नतीजा जो है वो उसकी मौत की शक्ल में सामने आया और विजय सांचीदास की हत्या करने के बाद 23 दिसंबर 2001 को उसकी लाश वहाँ एक बरसाती नाले के पास फेंक दी गई। हत्या के पीछे राकेश का नाम तो आया ही, राकेश के साथ उसके दो और दोस्तों का भी नाम आया और ये पता चला कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन इन दोस्तों ने एक शराब पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने राकेश को बुलाया था और बुलाने के बाद जो है जब वो नशे में धुत हो गया तो फिर उसकी गला घोंटकर इन्होंने हत्या कर दी और लाश बरसाती नाले के पास फेंक कर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच करती रही जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस मामले के बाकी दो एक्यूज्ड तो पकड़ लिए गए लेकिन राकेश वो कभी पकड़ा नहीं गया। और इस तरह के मामलों में आमतौर पर जैसा होता है, आपने पहले भी सुना होगा, पुलिस
सबसे पहले जो भी अक्यूज़ड होता है उसके नेटिव प्लेस में यानी उसके गांव में पहुंचती है, वहां जाकर छापेमारी करती है, तलाशी अभियान चलाती है कि अगर वो बंदा जिसने कत्ल किया हो या किसी अपराध में शामिल हो, अगर वो अपने गांव लौट कर आए तो उसे वहां से पकड़ा जा सके, दबोचा जा सके। लेकिन इस मामले में भी सूरत पुलिस, उधना पुलिस के हाथ में निराशा लगी। पुलिस कई बार राकेश को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती रही, लेकिन कहीं भी राकेश का कोई और छोर, कोई अता पता पुलिस को नहीं मिला। अब ये जो राकेश है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ओडिशा का ही रहने वाला था। ओडिशा के गंजाम ज़िले का रहने वाला था और वहीं के एक गांव में इसका घर है। गांव का नाम है ब्रह्मापुर। तो जब पुलिस को राकेश के गांव के बारे में जानकारी मिल गई तो पुलिस की टीम जो है ब्रह्मापुर गई और ब्रह्मापुर में पुलिस ने राकेश का घर भी देख लिया, पहचान लिया। लेकिन वहां जाने के बाद भी पुलिस को ये पता चला कि राकेश जो है वो वहां नहीं है। हालांकि इसके बाद पुलिस साल दर साल, हर 1 साल 2 साल में वहाँ जाती रही, राकेश के बारे में पता करती रही, लेकिन कभी राकेश वहाँ नहीं मिला। हालांकि इतना ज़रूर पता चला, पुलिस को कई बार ये खबर मिली कि राकेश इस बीच एक आध बार गांव आया ज़रूर था, लेकिन ये पुलिस की, मैं कहूँगा कि बदकिस्मती थी कि पुलिस जब जब वहाँ पहुँची तब तब राकेश वहाँ नहीं था। इस तरह से दिन, महीने, साल गुजरते चले गए और एक एक करके 23 साल गुजर गए, 23 ईयर्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खैर, पुलिस जो है बहुत इस तरह के जो केसेस होते हैं, आमतौर पर कुछ केसेस को पुलिस जो है वो कोल्ड केसेस के तौर पर मान लेती है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो गुनहगारों को नहीं पकड़ पाती है तो उन केसेस को पुलिस कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि क्लोज भी कर देती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको पुलिस जो है बंद नहीं करती और उस पर एफर्ट चलाती रहती है। इस मामले में चूंकि 2 मुलजिम ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके थे, मर्डर का मामला था, तो पुलिस ने इस केस को बंद करना गवारा नहीं समझा, बल्कि पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जारी रखी। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल हुई, उन्हें जेल भी हुई, लेकिन राकेश की तलाश का सिलसिला जो है वो चलता रहा और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और पुलिस ने लास्टली और फाइनली राकेश के नाम पर 45,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान कर दिया था। और सूरत पुलिस की एक टीम है जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच के नाम से ही इस टीम को जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कहते हैं। तो इस टीम को इस राकेश के बारे में पता करने की जिम्मेदारी अभी हाल के कुछ महीनों पहले दी गई, सौंपी गई। इस टीम को यह भी बताया गया कि राकेश के ऊपर ऑलरेडी 45,000 रुपये के इनाम की घोषणा हो चुकी है। तो जाहिर है एक ऐसा मामला था जिसे सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने भी सूरत से लेकर वहाँ ओडिशा के गंजाम ज़िले तक इस की पूरी दूरी जो है कई बार नापी, लेकिन पुलिस को राकेश के बारे में पता नहीं चला। अब पुलिस ने तय किया कि वो अपने मुखबिरों के ज़रिए, अपने इन्फॉर्मर के ज़रिए इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। कई बार जहां सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं, जहां टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल फ़ोन का सर्विलांस, एटीएम से पैसे निकालने को ट्रेल करना, इस तरह की सारी कोशिशें जहां बेकार चली जाती हैं, वहां पर मैनुअल पुलिसिंग और जो पुराने ज़माने की पुलिसिंग है मुखबिर वाली, वो काम करती है। इस मामले में मुखबिरों से पुलिस का बात करना और मुखबिरों को इस काम में लगाना कि वो राकेश के बारे में पता लगाएं, पुलिस के लिए जो है बहुत कारगर साबित हुई। पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स से इस केस के बारे में चर्चा की और ये बताया कि वो पता करके बताएं कि गंजाम ज़िले का वो लड़का राकेश जो है इन दिनों कहाँ है और किस नाम से है, इतने दिनों से उसको हम पकड़ नहीं पाए हैं। तो मुखबिरों ने वाकई कमाल किया। मुखबिरों ने राकेश के बारे में जानकारी जुटाई और ये पता चल गया कि राकेश ने अब अपना नाम बदल लिया है और नाम बिल्कुल ही बदल कर जो है उसने अपने आप को पदम चरण पांडा के तौर पर कहलाना बुलाना शुरू कर दिया है और उसको सारे लोग पदम चरण पांडा के तौर पर ही जानते हैं। लेकिन ये पदम चरण पांडा जो है ये ओडिशा में नहीं रहता, बल्कि ओडिशा से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मथुरा में रहता है और कोई काम काज भी नहीं करता, बल्कि एक साधु के तौर पर मथुरा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये भी एक बड़ी रोमांचक और दिलचस्प बात है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फर्जी साधु महात्मा हैं जो अंदर से भले साधु न हो बाय देयर कन्विक्शन, लेकिन वो बाहर से गेरुआ वस्त्र पहन कर रखते हैं
और किसी पुराने अपराध में वो फरारी काट रहे होते हैं और इस तरह के बहुत सारे साधु जो है अपराधी होते हुए वो साधु बन गए हैं। तो पद्मचरण पांडा के बारे में भी मुखबिरों को ये जानकारी मिली और ये पता चला कि वो मथुरा में साधु बनकर रहता है। अब मथुरा जैसी जगह पर जो सूरत से भी दूर है और ओडिशा से भी दूर है, उस जगह पर किसी का साधु बनकर रहना और उसका सिर्फ नाम पता होना और इतनी लाखों लोगों की आबादी के बीच से उस आदमी को ढूंढ कर निकालना, ये पुलिस के लिए अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग और टफ टास्क था। लेकिन मुखबिर जो है वो दावे से ये बात PCB जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच की टीम है उसको ये बात दावे से बता रहा था लगातार कि उसके पास बिल्कुल 100% पक्की जानकारी है कि उसने अपना नाम बदलकर पद्मचरण पांडा रखा है और वो वहीं मथुरा में ही है। अब जब इतनी जानकारी पुलिस को मिल गई तो पुलिस ने अब नए तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब कुछ एक पुलिस ऑफिसरों ने जो इस मामले को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने साधु का भेष धरा, दाढ़ी मूछें अपनी बढ़ा ली, तिलक लगाने लगे, रुद्राक्ष पहन लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और पूरी तरह से ये पुलिस वाले साधु बन गए। साधु बनकर वो कुछ दिन और महीनों तक मथुरा आते जाते रहे। मथुरा में उन्होंने प्रवास भी किया, अलग अलग आश्रमों में गए, रुके और इसी कोशिश में उनको कामयाबी मिली। साधु बनकर ही वो साधुओं से घुले मिले और उन्होंने पद्मचरण पांडा के बारे में भी जानकारी जुटाई, चर्चा की लोगों से। लोगों ने पूछा कि हाँ, हम जानते हैं पद्मचरण पांडा है। इन्होंने अपना कोई ओडिशा का कनेक्शन बताया कि हम भी साधु हैं, पद्मचरण से उनकी बचपन की मुलाकात है। इस तरह की झूठी सच्ची कहानियाँ जो भी किसी मामले को सॉल्व करने के लिए पुलिस को करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें पुलिस ने की। तो पुलिस वाले भेष बदलकर तकरीबन महीने भर तक सूरत की पुलिस जो है वो मथुरा में रही और मथुरा में रहकर उन्होंने आखिरकार ये पता कर लिया कि मथुरा में ही कुंजकुटी आश्रम है और इस कुंजकुटी आश्रम में वो पद्मचरण पांडा रहता है। वो भी उस आश्रम का एक साधु है, एक मेंबर है। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। साधु बने हुए पुलिस वालों ने अपने बाकी के टीम मेंबर्स को वहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद कुंजकुटी आश्रम में उन्होंने दबिश दी। पहली बार जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची साधु के भेष में, तो वहाँ पद्मचरण पांडा पुलिस को मिला और जैसे ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगा और उसने जो है अपने बारे में झूठ बोला और ये दावा करता रहा कि वो राकेश नहीं बल्कि पद्मचरण पांडा है। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो और तमाम पुराने सबूत और चीज़ें उसे याद दिलाई तो फिर उसके सामने अपना जुर्म कबूलने और अपनी असली पहचान बताने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस तरह से 23 साल बाद सूरत पुलिस की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने साधु बनकर एक नकली साधु को जो कत्ल के मामले में वांटेड था, उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद सूरत पुलिस की टीम की बड़ी तारीफ भी हुई। अब सूरत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया है। जाहिर सी बात है अब उसका अगला ठिकाना जेल है। अब बाकी की ज़िंदगी, चूंकि मर्डर का मामला है, आजीवन कारावास की सज़ा होगी, वो जेल में गुजारेगा। मैं इस बात को सोचकर कई बार बहुत हैरान होता हूँ कि इंसान को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी होती है और उस आज़ादी के लिए इंसान अपनी पूरी की पूरी पहचान बदल लेता है। इस मामले में ये जो पद्मचरण पांडा था, ये शुरुआती 1-2 साल तो अपने गांव गया, राकेश अपने गांव गया, घर वालों से मिलता भी रहा। लेकिन जब इसे एहसास हो गया कि अगर वो गांव आता जाता रहेगा, क्योंकि जब वो गांव जाता उसे ये भी पता चलता कि पुलिस की टीम यहाँ आई थी, जब उसे एहसास हो गया कि पुलिस की टीम उसके पीछे पड़ी हुई है, तो फिर आपको जानकर हैरानी होगी, उसने अपने तमाम नाते रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया। किसी से वो नहीं मिलता था, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो साधु बनकर मथुरा में छिपा था और वहीं रहता था। अब एक आदमी जो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकता है, जिसके सामने इस दुनिया को भोगने की, मतलब इस दुनिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उसे एंजॉय करने की, एक सांसारिक जीवन जीने के सारे रास्ते खुले हो सकते हैं, वो आदमी कई बार जब किसी जुर्म में शामिल होता है तो फिर उसके बाद पुलिस से बचने के लिए किस तरह से पूरी तरह से अपनी पहचान बदल लेता है। कोई साधु बन जाता है, कोई किसी और रूप में रहता है। तो मुझे तो लगता है ऐसी ज़िंदगी जीना भी अपने आप में कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर आदमी
कि मन से खुद वो वैरागी न हो, अगर मान लीजिए उसके मन में कोई वैराग्य भाव न हो, सांसारिक चीज़ों के प्रति उसकी आसक्ति हो, लगाव हो, इसके बावजूद वो गेरुआ पहनकर साधु बनकर सालों साल सिर्फ फरारी काट रहा हो, तो ये अपने आप में उस आदमी के लिए भी कितना मुश्किल काम होता होगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि आज़ादी किसी मतलब लोगों को, हर किसी को कितनी प्यारी होती है कि वो साधु बनकर रहने से भी जो है बाज नहीं आते और अपने हरकतों के बाद वो प्रायश्चित नहीं करते और ख़ुद को कानून के हवाले भी नहीं करते। तो खैर, इस मामले में साधु तो बना था, लेकिन 23 साल बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। ये कहानी मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि पुलिस वालों का एफर्ट, बेशक चलिए 23 साल बाद ही पुलिस को कामयाबी मिली, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि 23 साल पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, मोबाइल फ़ोन, दूसरी चीज़ें, तरीके, पुलिस ने वो चीज़ें आजमाई ज़रूर होंगी, लेकिन हो सकता है कि इसने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया हो, बाकी लोगों के संपर्क से कट गया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रगति इस मामले में नहीं हुई और वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और इतने साल बाद ही सही उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी अपने आप में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के करिश्मे की कहानी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे साझा करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम पर? प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने देहरादून की एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 दिन का एक बच्चा अपनी माँ बाप की लाश के साथ कैसे और 3 दिन तक ज़िंदा रहा और बाद में जब उस कत्ल का, उस मौत का खुलासा हुआ तो उस बच्चे को भी वहाँ से पुलिस ने और लोगों ने रिकवर किया। वो कहानी रोंगटे खड़े करने वाली देहरादून की मैंने आपको प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। मामोनी बोरगोहां हैं, ये रेगुलर कमेंट करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, मेरे ख्याल से असम से हैं, उन्होंने पहले बताया है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके इस कमेंट के लिए। देवराज शर्मा जी, ये भी सिलीगुड़ी से हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही हैं, ऐसे तो बंगाल से हैं, सिलीगुड़ी मेरे ख्याल से बंगाल में ही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बंगाल का ये पार्ट है। तो इसके अलावा रिची रिचर्डसन जी हैं, ये अंडमान निकोबार से हैं और उन्होंने लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड उन्होंने लिखा है। ये अंडमान निकोबार मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं कभी घूमने जाऊँ। रिची, अगर संभव हो पाया और मैं कभी उधर आया तो आपसे मुलाकात भी करूँगा। और आपका नाम जो है, आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत नामचीन क्रिकेटर थे, तो मैं उनसे तुरंत रिलेट करता हूँ और मुझे रिची रिचर्डसन की बैटिंग और उनका वो पर्सोना जो है वो याद आता है। मुझे नहीं पता क्रिकेट आपका शौक़ है या नहीं, बताइएगा ज़रूर। शरीयतुल्लाह सिद्दीकी इन्होंने भी कमेंट किया है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। साजिद मिर्ज़ा साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। धीरज पंसारे, विजेंद्र सिंह जी, अनीता दाहिया, नंदिनी डाबी जी, नीलेश ठाकुर, सुजाता सराह अब्राहम, इन्होंने कमेंट किया है, नफ़रत ही है जो क्राइम में वजह है। बिल्कुल, इनका कहना बहुत सही है। इनका ये कहना है कि हेट्रेड जो है वो सबसे मोस्ट पावरफुल रीज़न है बिहाइंड एनी क्राइम। बिल्कुल आपने सही बात कही। प्यार में तो अपराध हो नहीं सकता, नफ़रत में ही अपराध होता है। नवीन दर्जी जी ने जय श्री कृष्णा विश किया है मुझे, मैं भी आपको विश करता हूं दोस्त, जय श्री कृष्णा मेरी ओर से। और निशात परवीन जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मिस्टर उमेश भूइया जी रेगुलर कमेंट करते हैं। जी न्योडू, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं और इन्होंने लिखा है वो बच्चा या बच्ची काश हमको मिल जाती, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो उसके लिए जो है देहरादून पुलिस से और कांटेक्ट कर सकते हैं, देहरादून पुलिस से बात कर सकते हैं और जो लीगल प्रोसीजर है उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चा तो शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लीगल कस्टोडियन जो है मौजूद हैं। बेशक उसके माँ बाप की मौत हो चुकी हो, लेकिन उसके दादा दादी हैं जो उस बच्चे को पालेंगे ही, और हो सकता है चाचा भी हों। लेकिन इस तरह के बच्चे जिनके ऊपर किसी का साया नहीं है, माँ बाप का साया छिन चुका है और घर में भी कोई और नहीं है, जो किसी अनाथ आश्रम में रहते हैं, तो इस तरह के किसी बच्चे को अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। इसके लिए जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी जुटानी चाहिए। कृष्णा नेहरा जी ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनने के बाद मन में शांति महसूस होती है और मुझे नींद भी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परूप शेट्टा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। दिवाकर चौहान जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। फौजा भाई, इन्होंने राम राम भाई जी कहा है, मेरी ओर से भी आपको राम राम भाई। विनोद, आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, विनोद के बाद समथिंग मेडिटेशन म्यूज़िक, ओके मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि सारे वर्ड्स जो है एक साथ मिले हुए होते हैं तो उसको अलग अलग करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। गुरप्रीत बरार ये लिख रहे हैं,
इन्होंने, ये लुधियाना से हैं, उन्होंने उस बच्चे को लकी बेबी कहा है। देखिए ये भी एक पर्सपेक्टिव है, मतलब दृष्टिकोण। आपने उसको सकारात्मक तरीके से देखा है, ये सोचते हुए कि माँ बाप की हत्या हो गई, बच्चे की भी मौत हो जाती या हत्या हो सकती थी, बच्चा भूखा प्यासा तड़प कर मर सकता था, लेकिन वो बच गया। तो इस मायने में देखा जाए तो वो बच्चा लकी है, लकी बेबी आपने सही कहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि बच्चे की मौत के फ़ौरन बाद उसके माँ बाप की मौत हो गई और वो बच्चा जन्म के साथ ही, इस दुनिया में आने के साथ ही अनाथ हो गया, यतीम हो गया, तो आप समझिए कि वो बच्चा बेचारा कितना बदनसीब है। तो ये भी एक पहलू है। तो इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव। एक ही बच्चे को आप लकी भी मान सकते हैं, अनलकी भी मान सकते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतनी सारी बातों के लिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स तो एक बार में नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि वो लगातार कमेंट करते हैं, लेकिन मैं कभी उनके नाम नहीं लेता हूँ, नहीं कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप रेगुलर कमेंट कर रहे हैं और किसी वजह से मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करने का समय थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए। होता क्या है कि मैं रैंडमली कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कभी तो ऊपर से पढ़ने की शुरुआत करता हूँ, कभी न्यूएस्ट फर्स्ट का जो बटन होता है उसे प्रेस करके जो नए नए कमेंट्स है वो पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से रैंडम तरीके से मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो इसीलिए अगर कोई कमेंट कर रहा हो रेगुलर और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा कमेंट करने के टाइम में तब्दीली कीजिए। जैसे अगर आप दोपहर को 2 बजे करते हैं तो रात के 8 बजे कीजिए। कुछ इस तरह से करके देखिए, तो हो सकता है कि आपका कमेंट भी ऊपर डिस्प्ले हो और मैं पढ़ूँ। तो खैर, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का हमेशा मेरा साथ देने के लिए, इन कहानियों को सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।